12वीं के बाद आगे क्या? आइए इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एग्जाम्स खत्म, रिजल्ट्स आने वाले हैं और अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। जब इतने सारे रास्ते सामने हों तो कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये तो आने वाले कल की नींव रखने जैसा है। बात बहुत बड़ी है, क्योंकि एक फैसला आगे की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, इस मुश्किल सफर में हम मदद के लिए ही हैं। हमारा मानना है कि भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन करियर ऑप्शंस जो जिंदगी बदल सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल हो या फिर आर्ट्स, हर फील्ड में अब ढेरों नए मौके हैं। तो क्या सही फैसला लेने का वक्त आ गया है? सपनों को सच करने का पहला कदम आज ही उठाना हो। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी हम किसी करियर की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? अक्सर वही एक बड़ी सी क्लासरूम और सामने एक ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल। और एक शिक्षक जो सामने खड़ा है और 30 या 40 बच्चे बस चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं। हाँ, यही पारंपरिक तस्वीर है जो दिमाग में आती है। लेकिन आज हम इस गहन चर्चा में जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस तस्वीर से बिल्कुल अलग है। मतलब एकदम अलग। एकदम सही कहा आपने। ये विषय उन रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ता है। तो एक ऐसे करियर के बारे में सोचिए जो केवल किताबें पढ़ाना या कोई फिक्स सिलेबस पूरा करने तक सीमित नहीं है। हम्म ये एक ऐसी भूमिका है जहां काम करने वाले को बहुत गहरी संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक समझ चाहिए और समाज की सोच को जड़ से बदलने की क्षमता की जरूरत होती है। जी। और इस भूमिका में इंसान सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता, वो एक गाइड होता है, एक मनोवैज्ञानिक होता है। और अगर सच कहा जाए तो एक जासूस या डिटेक्टिव की तरह भी काम करता है। डिटेक्टिव, ये शब्द बहुत दिलचस्प है ना? मतलब एक ऐसा डिटेक्टिव जो हर दिन ये पहेली सुलझाता है कि किसी खास बच्चे के सीखने का सबसे बेहतरीन और अनोखा तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में या कहें इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसा ही एक विषय की परतों को खोलने वाले हैं। जी। आज का हमारा विषय है विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर का करियर पथ। ये एक बेहद प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय है। बिल्कुल है। देखिए, अक्सर जब शिक्षा की बात होती है तो हम मुख्य धारा की शिक्षा पर ही अटक कर रह जाते हैं। लेकिन इस डीप डाइव के लिए जो सामग्री और रिसर्च हमने देखी है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का दरवाजा खोलती है। ये सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके बारे में हमारे समाज में जागरूकता बहुत ही कम है। सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मिशन है वो भी यही है कि हम इस इकोसिस्टम को जरा गहराई से समझें जी, हम इसे डिकोड करेंगे। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक विशेष शिक्षक की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है, वो असल में करता क्या है, जो लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी शैक्षिक यात्रा कैसी होती है, और इसके आर्थिक पहलू क्या हैं? हाँ मतलब पढ़ाई का खर्च और कमाई, और सबसे अहम बात, इस क्षेत्र में काम का माहौल और भविष्य में आगे बढ़ने के क्या अवसर हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की नींव रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सामान्य शिक्षण और विशेष शिक्षण के बीच के अंतर को समझना चाहें तो इसे एक बगीचे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक बगीचे का उदाहरण। हाँ, जैसे सामान्य शिक्षण शायद एक बड़े खेत में एक साथ बीज बोने और एक बड़े स्प्रिंकलर से सबको एक साथ पानी देने जैसा है। अच्छा। वहाँ ये मान लिया जाता है कि सभी पौधे एक ही तरह की मिट्टी में एक ही तरह से बढ़ेंगे। जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। लेकिन विशेष शिक्षा ये एक ऐसे बेहद सतर्क माली का काम है जो जानता है कि उसके बगीचे का हर एक पौधा अलग है। बहुत खूब। किसी पौधे को ज्यादा धूप चाहिए, किसी को हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए और किसी को एक बिल्कुल ही अलग तरह के खाद की जरूरत है। यहाँ कुछ भी वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है। मतलब सब पर एक ही नियम लागू नहीं होता। ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड और व्यक्तिगत है। ये माली वाला रूपक इस काम की आत्मा को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। मेरी राय में जब हम एक विशेष शिक्षक की मुख्य भूमिकाओं का विश्लेषण करते हैं तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। जी। स्रोतों के अनुसार जो पहली सबसे बड़ी भूमिका सामने आती है वो है दिव्यांग बच्चों के साथ प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित करना। और यहाँ संचार का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनने वालों के लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि संचार का मतलब केवल बोलना या सुनना नहीं होता। मुख्यधारा की कक्षाओं में शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं। हाँ, एक तरफा संवाद होता है ज्यादातर। लेकिन यहाँ संचार का मतलब है उस बच्चे के स्तर पर जाकर दुनिया को समझना। कई बार बच्चे वर्बल तरीके से यानी शब्दों के जरिए अपनी बात नहीं कह पाते। ऐसे में एक शिक्षक को उनके हाव भाव,
उनके इशारों या यहाँ तक कि उनकी खामोशी को भी पढ़ना आना चाहिए। ये तो सच में किसी नई भाषा को सीखने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये एक नई भाषा ही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी से जुड़ी है। वो क्या है? हर छात्र की व्यक्तिगत क्षमताओं और उसकी विशिष्ट जरूरतों को गहराई से समझना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड है। एक अलग ब्रह्मांड? मतलब हर किसी की दुनिया अलग है? जी, मान लीजिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर 2 बच्चे हैं। उन दोनों की सीखने का तरीका, उनकी चुनौतियां और उनकी ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। कोई भी 2 बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते। पूरे प्रोफेशन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिक्षक को अपना सिलेबस हर एक बच्चे के हिसाब से रोज नया बनाना पड़ता होगा। जी हाँ, रोज नया। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जब पढ़ाई इतनी कस्टमाइज्ड है तो जाहिर है कि परीक्षा या मूल्यांकन का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। यही हमारी तीसरी मुख्य भूमिका है। दस्तावेजों के अनुसार विशेष शिक्षक को प्रत्येक छात्र की प्रगति का लगातार मूल्यांकन करना होता है और उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनानी होती है। सामान्य स्कूलों में तो बस 6 माही परीक्षा होती है, 100 में से नंबर आते हैं और रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ प्रगति का पैमाना बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रगति शायद किसी परीक्षा के अंकों में ना दिखे। तो वो प्रगति कैसे मापी जाती है? यहाँ प्रगति का मतलब हो सकता है कि जो बच्चा कल तक किसी से आंख नहीं मिलाता था, आज उसने 2 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट किया। अच्छा। या किसी बच्चे ने खुद से अपनी पेंसिल उठा ली। इन छोटी छोटी बातों का मूल्यांकन करना होता है। ये तो बहुत ही बारीक काम है। बिल्कुल। इसके अलावा चौथी अहम भूमिका है मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक विकारों का सामना कर रहे छात्रों को तकनीकी और भावनात्मक सहायता देना। उन्हें सिर्फ गणित या भाषा नहीं सिखानी है, बल्कि उन्हें इस दुनिया में अपने दम पर जीने का आत्मविश्वास देना है। जब हम इन भूमिकाओं की गहराई में जाते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? ये कि ये काम हर किसी के बस का नहीं है। सिर्फ एक डिग्री ले लेने से कोई अच्छा विशेष शिक्षक नहीं बन सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसके लिए एक खास तरह के व्यक्तित्व, एक खास माइंडसेट की जरूरत होती है। रिसर्च में उन कौशलों पर भी काफी बात की गई है जो इस पेशे के लिए जरूरी हैं। जी। जैसे दूसरों को पढ़ाने का वास्तविक शौक, बहुत ही मजबूत संचार कौशल और दूसरों की मदद करने की एक सच्ची और गहरी इच्छा। ये सभी बहुत जरूरी हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है विवरण पर ध्यान या अटेंशन टू डिटेल। शुरुआत में कोई भी सोच सकता है कि ये तो किसी कॉर्पोरेट जॉब या अकाउंटिंग का स्किल है, शिक्षा में इसकी क्या जरूरत? लेकिन अब बात समझ में आ रही है। अगर हम इसके मनोविज्ञान में जाएं, तो विवरण पर ध्यान देना एक विशेष शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार है। जो हमने अभी डिटेक्टिव वाली बात की थी। बिल्कुल। जैसा कि हमने अभी बात की, प्रगति यहाँ बहुत बड़े और स्पष्ट बदलावों के रूप में नहीं आती, वो माइक्रो एक्सप्रेशंस में आती है। छोटे छोटे बदलाव। जी, अगर एक शिक्षक का ध्यान विवरण पर नहीं है तो वो उस पल को मिस कर देगा जब एक बच्चे ने पहली बार अपनी शर्ट का बटन खुद बंद करने की कोशिश की थी। और अगर आप उन छोटे बदलावों को नोटिस ही नहीं करेंगे तो आप उस बच्चे को उस दिशा में आगे कैसे बढ़ाएंगे? सही कहा। इसलिए छोटी छोटी बातों पर नजर रखना, उन्हें समझना और उनकी रिपोर्टिंग करना, ये सब एक जासूस की तरह चौकन्ना रहकर ही किया जा सकता है। ये तो हुई बात कि ये काम क्या है और इसके लिए कैसा इंसान चाहिए। जी। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सुनने वालों के दिमाग में घूम रहा होगा कि अगर कोई इस क्षेत्र में जाना चाहे तो उसका रास्ता क्या है? प्रवेश के रास्ते। चलिए शैक्षिक यात्रा और प्रवेश के रास्तों की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुखद आश्चर्य की बात सामने आई है। कैसा आश्चर्य? अक्सर स्पेशलाइज्ड करियर में एंट्री बहुत सीमित होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस करियर की शुरुआत 10+2 के बाद किसी भी स्ट्रीम से की जा सकती है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई कला पृष्ठभूमि से हो, विज्ञान से हो या वाणिज्य से हो, रास्ते सबके लिए खुले हैं। ये लचीलापन इस क्षेत्र को बहुत ही समावेशी बनाता है। जी, कोई भी व्यक्ति जिसे बाद में एहसास हो कि उसे बच्चों के साथ काम करना है, वो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल। यह लचीलापन ही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर हम शैक्षिक मार्गों का थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से 3 विकल्प नजर आते हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। पहला मार्ग उन लोगों के लिए है जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं, यानी स्कूल के ठीक बाद। जी, वे 10+2 के बाद किसी भी विषय में अपना स्नातक या ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं और उसके बाद विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री ले सकते हैं।
यह सबसे पारंपरिक और सुरक्षित रास्ता माना जाता है। और मान लीजिए किसी ने पहले ही विशेष शिक्षा में बीएड कर लिया है, लेकिन वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए दूसरा मार्ग है। अच्छा, ऐसे लोग विशेष शिक्षा में बीएड करने के बाद किसी भी विषय में स्नातक कर सकते हैं और फिर आगे बढ़कर विशेष शिक्षा में एमएड कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री। ये मास्टर्स डिग्री उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो आगे चलकर नेतृत्व की भूमिकाओं में आना चाहते हैं या एजुकेशन पॉलिसी और रिसर्च में जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक डिप्लोमा का रास्ता भी तो है ना? मैंने रिसर्च में देखा था। जी हाँ, ये तीसरा विकल्प है। जो लोग डिग्री में लंबा समय नहीं देना चाहते, वे भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे आरसीआई कहते हैं, उससे मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विशेष शिक्षा में पूर्ण डिप्लोमा यानी डीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक बहुत ही अहम चेतावनी पर बात करना जरूरी है, जो हमारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पर दी गई है। वो क्या है? कोई भी कोर्स चुनने या एडमिशन लेने से पहले छात्र को उस कोर्स की वर्तमान अवधि और आरसीआई की मान्यता की जांच खुद करनी चाहिए। ये बात बहुत गहराई रखती है, बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है कि भारत में शिक्षा नीतियां, जैसे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समय समय पर कोर्स के स्ट्रक्चर को बदलती रहती हैं। जी। पूरे कोर्स जो पहले 2 साल का था, वो शायद अब 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में बदल गया हो। इसलिए केवल पुरानी जानकारी के भरोसे एडमिशन लेना भारी पड़ सकता है। एकदम सही। और आरसीआई का जिक्र यहाँ इसलिए भी अहम है क्योंकि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए आरसीआई में पंजीकरण होना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अच्छा, ये कानूनी रूप से जरूरी है? जी, अगर आपका संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपकी डिग्री का कोई खास मूल्य नहीं रह जाएगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सलाह है। अब जबकि हमने पढ़ाई की बात कर ली है, तो चलिए थोड़ी यथार्थ की जमीन पर उतरते हैं। पैसों की बात। हाँ, बात करते हैं वित्तीय अवलोकन की और कार्यस्थल के माहौल की। किसी भी करियर को चुनते समय लोग ये जरूर देखते हैं कि निवेश कितना है और रिटर्न क्या मिलेगा। स्वाभाविक है। डेटा के अनुसार इस कोर्स की अनुमानित फीस 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। जाहिर है, सरकारी संस्थानों में फीस कम हो रही और प्राइवेट में ज्यादा। लेकिन इसके उलट जब हम अपेक्षित शुरुआती आय देखते हैं, तो वो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए प्रति माह के बीच बताई गई है। अगर हम इस डेटा को बड़े चित्र में देखने की कोशिश करें, तो ये आंकड़े खुद एक कहानी कहते हैं। कैसी कहानी? एक ऐसा कोर्स जिसकी पढ़ाई में अच्छा खासा पैसा और समय लगता है, उसकी शुरुआती सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। सही बात है। ये चीज तुरंत ये स्पष्ट कर देती है कि ये कोई ऐसा करियर नहीं है जिसे लोग जल्दी अमीर बनने के लिए चुनते हैं। ये पूरी तरह से एक उद्देश्य प्रेरित पेशा है। पर्पस ड्रिवन है, बिल्कुल। लोग इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें इसमें एक अर्थ, एक मीनिंग नजर आता है। लेकिन जो लोग सच में ये करना चाहते हैं, पर उनके पास 2 लाख रुपए नहीं है, उनका क्या? ये एक वाजिब सवाल है। क्या ये क्षेत्र केवल आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए ही रह जाएगा? यहीं पर आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल एड की जानकारी काम आती है, और खुशकिस्मती से ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण। छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक बहुत बड़ा सरकारी मंच है, जहां योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर मदद मिलती है। जी। इसके अलावा बडी फॉर स्टडी जैसे प्राइवेट पोर्टल भी हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के जरिए बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं। कई कॉलेज खुद भी अपने स्तर पर मेधावी छात्रों को फीस में छूट देते हैं। और जो लोग लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या रास्ते हैं? शिक्षा ऋण के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। ये सरकार द्वारा बनाया गया एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जहां से कई बैंकों में एक साथ एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने बहुत ही बेहतरीन पहल की है, जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाएं हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। वहाँ राज्य सरकार की गारंटी पर छात्रों को बहुत ही कम ब्याज दर पर, मतलब करीब 4% पर लोन मिल जाता है। और नियमित बैंक लोन तो हमेशा एक विकल्प रहते ही हैं। ये जानकारी वाकई उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो इस क्षेत्र में आना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कदम पीछे खींच लेते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी ने पढ़ाई पूरी कर ली, तो वो काम कहाँ करेगा? कार्यस्थल और वहाँ के माहौल पर नजर डालें तो पता चलता है कि अवसरों की कमी नहीं है। जी, मांग तो बहुत है। सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भारी मांग है,
इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स, गैर सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों और अस्पतालों में भी इनकी जरूरत होती है। यहाँ तक कि बीएड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भी विकल्प खुले हैं। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक खास बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कौन सी बात है? काम के घंटों के बारे में जो जानकारी दी गई है, लिखा है कि सप्ताह में 5 से 6 दिन काम होता है और प्रतिदिन 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है। जी। ये सुनने में किसी भी आम 9 to 5 जॉब जैसा लगता है। लेकिन इसके ठीक नीचे एक चेतावनी जैसा नोट है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है शिफ्ट सिस्टम, ओवरटाइम और निरंतर बातचीत, यानी कांस्टेंट इंटरैक्शन। जब मैंने इस निरंतर बातचीत शब्द पर गहराई से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये एक डेस्क जॉब में बैठकर कंप्यूटर पर काम करने जैसा बिल्कुल नहीं है। एकदम अलग है। 8-9 घंटे तक ऐसे बच्चों के साथ निरंतर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़े रहना, जिनकी दुनिया को समझने की शैली अलग है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी भी इंसान को पूरी तरह से निचोड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक आम ऑफिस जॉब में आप थकने पर कॉफी ब्रेक ले सकते हैं, 15 मिनट स्क्रीन से नजरें हटा सकते हैं। हाँ, लोग ऐसा करते ही हैं। लेकिन एक विशेष शिक्षक जब कक्षा में होता है तो वो हमेशा ऑन ड्यूटी और हाई अलर्ट पर होता है। उस निरंतर बातचीत का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लगातार चौकन्ना रहना कि किस बच्चे को किस चीज से परेशानी हो रही है, कौन सा बच्चा पैनिक कर सकता है और किस बच्चे को तुरंत शांत करने की जरूरत है। ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। ये थकावट शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक और भावनात्मक होती है, जिसे हम इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जी। जब वो शिक्षक ये देखता है कि उसकी महीनों की मेहनत के बाद एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी काम को खुद कर पा रहा है, तो जो सुकून और संतोष मिलता है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी पैकेज या प्रमोशन से नहीं की जा सकती। क्या बात है! यही संतोष और यही मेहनत इंसान को इस करियर में आगे ले जाती है। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन भर एक ही पद पर तो नहीं रहना चाहेगा। तो चलिए अब करियर के विकास और समावेशिता की बात करते हैं। ग्रोथ पाथ की। हाँ, अगर कोई इस क्षेत्र में एंट्री लेता है तो उसकी ग्रोथ कैसी होती है? ये जानना दिलचस्प है कि इसमें एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी बनी हुई है। जी। शुरुआत एक असिस्टेंट काउंसलर या जूनियर स्पेशल एजुकेटर के तौर पर होती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, अलग अलग तरह के बच्चों के साथ काम करने की समझ बढ़ती है, व्यक्ति प्रमोट होकर काउंसलर बनता है। इसके बाद वह पूरे काउंसलिंग विभाग का प्रमुख बन सकता है। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। प्रशासनिक अनुभव होने पर वह किसी स्कूल या विशेष संस्थान का वाइस प्रिंसिपल और अंततः प्रिंसिपल भी बन सकता है। ये विकास पथ अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में ठहराव नहीं है। बिल्कुल स्टैग्नेशन नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली तथ्य सामने आया है वो कुछ और है। वो क्या है? दस्तावेजों में एक जगह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए भी समान अवसर मौजूद हैं। अगर हम इसे एक वाक्य की गहराई में जाएं, तो ये समाज के नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये वाकई एक बहुत बड़ा विचार है। इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि समाज आमतौर पर दिव्यांगों को किस नजर से देखता है। समाज अक्सर उन्हें सहानुभूति या दया की नजर से देखता है, जिसे हम चैरिटी मॉडल कहते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं बेचारे हैं। जी, ये माना जाता है कि हम मुख्य धारा के लोग दिव्यांगों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम उनके लिए स्कूल बना रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन ये विशेष शिक्षा का क्षेत्र उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये क्षेत्र ये साबित करता है कि बात केवल दिव्यांगों के लिए काम करने की नहीं है, बल्कि उनके साथ काम करने की है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। ये सशक्तिकरण का मॉडल है। जरा सोचिए, जब एक दिव्यांग व्यक्ति खुद पढ़कर एक विशेष शिक्षक बनता है, काउंसलर बनता है, या अपने अनुभव और काबिलियत के दम पर एक स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है, तो वो समाज में वास्तविक समावेशिता का एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? एक पल के लिए उस कक्षा के माहौल की कल्पना कीजिए। एक बच्चा जो व्हीलचेयर पर है या जो सुन नहीं सकता, वो अक्सर सोचता होगा कि दुनिया उसके लिए नहीं बनी है। जी। लेकिन जब उसका अपना शिक्षक या उसका प्रिंसिपल भी उसी तरह की चुनौतियों का सामना करके उस कुर्सी तक पहुंचा होता है, तो उस बच्चे के लिए इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी? कोई और प्रेरणा हो ही नहीं सकती। वो शिक्षक उस बच्चे को ये नहीं कहेगा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वो शिक्षक कहेगा, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी वहां रह चुका हूँ और हम
मिलकर रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल। सहानुभूति और समानुभूति का ये जो स्तर है, इसे शायद कोई भी सामान्य व्यक्ति कभी हासिल नहीं कर सकता। एकदम सही। यही वजह है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये समाज को आईना दिखाना, उसे बेहतर बनाने और हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक आंदोलन है। जी। इसमें जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो हर दिन समाज की सोच में एक ईंट जोड़ रहा है। इस पूरी बातचीत ने सच में इस पेशे को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मेरा भी। चलिए अब इस विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समेटने की कोशिश करते हैं। हमने आज जो भी डेटा, तथ्य और पहलू देखें, उनसे एक बात तो तय है, एक विशेष शिक्षक का सफर आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। ये कोई ग्लैमरस जॉब नहीं है। इसमें आपका बहुत समय लगता है, शुरुआत में आर्थिक प्रतिफल भी बहुत ज्यादा नहीं होता, और सबसे बढ़कर ये आपसे बहुत अधिक भावनात्मक ऊर्जा की मांग करता है। हर दिन छोटी छोटी बातों पर नजर रखना, बिना थके निरंतर संवाद करना, बच्चों की दुनिया में उतरना, ये सब एक तपस्या जैसा है। जी। लेकिन इसके बदले में जो सामाजिक प्रभाव पैदा होता है, एक बच्चे के जीवन में आजादी और आत्मविश्वास की जो रोशनी आती है, वो अतुलनीय है। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये उन लोगों के लिए एक आदर्श करियर है जिनके अंदर अथाह धैर्य है, जो किसी बात को अलग अलग तरीकों से समझाने का कौशल रखते हैं और जो वास्तव में दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। शैक्षिक मार्ग सभी के लिए खुले हैं, आर्थिक सहायता के ढेरों विकल्प मौजूद हैं और आगे बढ़ने के असीमित अवसर हैं। जी। और जैसा कि हमने अंत में देखा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को, चाहे वो शारीरिक रूप से सक्षम हो या दिव्यांग, समान अवसर प्रदान करके एक बेहतर समाज की नींव रखता है। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। इस गहन चर्चा के बाद विशेष शिक्षा का ये पूरा इकोसिस्टम एक बिल्कुल नए और स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में सामने आया है। बिल्कुल। लेकिन हम इस डीप डाइव को बस ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। जाते जाते एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल छोड़ना जरूरी लगता है जिस पर आगे गहराई से सोचा जा सके। जी, वो सवाल क्या है? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नई तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में तहलका मचा रही है। एआई का प्रभाव तो हर जगह है। हाँ, आज मशीनें और एल्गोरिदम ये दावा कर रहे हैं कि वो हर एक छात्र के सीखने के पैटर्न को समझ सकते हैं और उसके लिए पढ़ाई को पूरी तरह से कस्टमाइज या व्यक्तिगत बना सकते हैं। सही बात है। कुछ एआई टूल्स तो बच्चों के चेहरे के हाव भाव पढ़ने का भी दावा करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में तकनीक एक विशेष शिक्षक की जगह ले लेगी, ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। या फिर एक विशेष शिक्षक का ये जो मानवीय स्पर्श है, जो उसकी निरंतर बातचीत और भावनात्मक समझ है, वो शिक्षा की दुनिया को कैसे एक नया रूप देगा। तकनीक चाहे जितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, क्या कोई मशीन, कोई स्क्रीन या कोई एआई कभी उस मानवीय सहानुभूति, उस धैर्य और उस आत्मा की जगह ले पाएगी जो इस पेशे की असली पहचान है? मुझे नहीं लगता कि कोई मशीन कभी इंसान की जगह ले सकती है, खासकर इस क्षेत्र में। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस विचार के साथ ही आज के इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जी। शिक्षा और मनोविज्ञान के इस अद्भुत संगम पर खुद आगे और खोजबीन करना और इस पेशे की गहराई को और करीब से समझना श्रोताओं के लिए एक बहुत ही समृद्ध अनुभव हो सकता है। उपलब्ध स्रोतों और दस्तावेजों का हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त हो